Assalamu alaikum students. So continuing our journey of cardiovascular pharmacology, now we are going to start off with the vasodilators. अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे डायूरेटिक्स और उनका रोल इन हाइपरटेंशन एंड सिम्पैथोप्लीजिक ड्रग्स इंक्लूडिंग द अल्फा ब्लॉकर्स एंड द बीटा ब्लॉकर्स. नेक्स्ट ग्रुप आता है जी ड्रग्स जो कि वेसोडाइलेशन कॉज करती हैं. सो वेसोडाइलेटर्स को हम ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं ओरल वेसोडाइलेटर्स विच इंक्लूड्स हाइड्रोलाजीन एंड मोनोक्सिडिल, parenteral vasodilators which includes nitroprusside, diazoxide and phenolidopam, and calcium channel blockers which are basically mixed vasodilators. They are available in the oral as well as the intravenous form. So these are the mixed vasodilators. These includes further classification. Calcium channel blockers will be discussed in the next video. This video will be limited to the vasodilators which are either oral or parenteral only. So vasodilation कैसे होती है, what are the different mechanisms, अगर हम उनको स्टडी कर लें तो it will be very easy for us to understand कि जो हमारी vasodilator drugs हैं वो किस तरह से अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही हैं. रिलैक्सेशन ऑफ वास्कुलर स्मूथ मसल इज द फाइनल आउटकम जो हमें चाहिए. या तो हम साइक्लिक GMP को इंक्रीज़ कर दें या साइक्लिक AMP को इंक्रीज़ कर दें या पोटेशियम इफ्लक्स इंक्रीज़ कर जाए और या फिर कैल्शियम इनफ्लक्स डिक्रीज़ कर जाए. दीज आर द 4 पॉसिबल मैकेनिज्म्स ऑल ऑफ विच विल अल्टीमेटली लीड टू रिलैक्सेशन ऑफ द वास्कुलर स्मूथ मसल एंड प्रोड्यूस वेसोडाइलेशन. पर ये सबका रोल क्या है, लेट्स सी वन बाय वन. सो साइक्लिक GMP जब इंक्रीज़ होता है तो इट कॉजेज डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ द मायोसिन लाइट चेन. एक बात बेटा हमेशा आप लोग याद रखें कि डीफॉस्फोरिलेशन मोस्ट ऑफ द टाइम कॉजेज इनएक्टिवेशन. व्हेन आई से मोस्ट ऑफ द टाइम दैट मीन्स कि ये एब्सोलूट स्टेटमेंट नहीं है, बट येस मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई चीज़ जो है वो डीफॉस्फोरिलेट होगी तो वो इनएक्टिवेट हो रही होगी और अगर कोई चीज़ फॉस्फोरिलेट होगी तो वो एक्टिवेट हो रही होगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ठीक है. सो मायोसिन लाइट चेन की डीफॉस्फोरिलेशन उसको इनएक्टिवेट कर देती है. व्हेन मायोसिन लाइट चेन्स डू नॉट interact with the actin filaments, so contraction does not occur, thereby resulting in relaxation of the vascular smooth muscles which produces the vasodilation. जो ड्रग स्पेसिफिकली इस मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करती हैं विद दे इंक्लूड नाइट्रोप्रोसाइड, हाइड्रोलाजीन एंड फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स सच एज सिल्डेनाफिल. अब देखो इस चीज़ को अगर हम विजुअली देखें, दिस इज़ अ टिपिकल वास्कुलर स्मूथ मसल सेल. आप देख रहे हैं उसमें मल्टीपल मैकेनिज्म्स एक्टिव हैं. ये देखें यहाँ से प्रोसेस जो है ना, एक हमारे पास एंजाइम है जिसे हम कहते हैं मायोसिन लाइट चेन काइनेज. देयर इज़ अ के अटैच्ड टू इट. व्हाई? इट इज़ अ काइनेज. काइनेज एक एंजाइम होती है जो फॉस्फोरस या कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर रही होती है. ठीक है. सो अब ये देखें कि यहाँ पे मायोसिन लाइट चेन काइनेज क्या कर रही होती है, वो फॉस्फोरिलेशन कर रही होती है मायोसिन लाइट चेन्स की. ये बेटा आप लोगों ने हमेशा इन चीज़ जो डिफरेंस है ना ये याद रखना है. ठीक है. वन थिंग इज़ मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो कि बेसिकली एंजाइम है. ठीक है. एंड द अदर थिंग इज़ मायोसिन लाइट चेन जो कि वो मायोसिन की चेन्स हैं जिन्होंने एक्ट करना है विद द एक्टिन फिलामेंट्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन. मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फोरिलेशन करती है मायोसिन लाइट चेन्स की, उनको कन्वर्ट कर देती है इनटू द फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म, and only the phosphorylated form is then able to combine with the actin filaments and produce the contraction. ठीक है. अब हम जब कहते हैं कि साइक्लिक GMP इंक्रीज करे तो वेसोडाइलेशन हो, हाउ? इंक्रीज साइक्लिक GMP causes dephosphorylation of the myosin light chain. देखें यहाँ पे इसके साथ फॉस्फोरस अटैच था, इसने इसको डीफॉस्फोरिलेट कर दिया. नाउ दिस मायोसिन लाइट चेन डज नॉट हैव एनी फॉस्फोरस अटैच्ड, इट इज़ डीफॉस्फोरिलेटेड, and when it is dephosphorylated that means it has been inactivated, it is no longer able to bind to the actin filaments. तो ये contraction तो produce कर नहीं सकती, तो ultimately this leads to relaxation of the vascular smooth muscle. So this is the role of cyclic GMP and how cyclic GMP produces relaxation of the vascular smooth muscles, ultimately leading to vasodilation. सेकेंड है जी अगर आप साइक्लिक AMP को रेज कर दें. ठीक है.
साइक्लिक AMP जब इंक्रीज करते हैं तो इट कॉजेज इंक्रीज्ड inactivation of the myosin light chain kinase. So there is a difference here. Cyclic GMP was acting on the myosin light chains and it was causing dephosphorylation of the myosin light chains. Cyclic AMP on the other hand is acting on the myosin light chain kinase enzyme and it is causing inactivation of the myosin light chain kinase enzyme. So जब myosin light chain kinase inactivate हो जाएगा, so we have already seen कि उसकी वजह से phosphorylation नहीं होगी myosin light chains की, so the myosin light chains will not be able to bind to the actin filaments and produce contraction, hence there will be relaxation of the vascular smooth muscles. इसकी एग्जाम्पल में आप देखें फिनोल्डोपाम है. फिनोल्डोपाम इज़ अ D1 agonist. D1 इज़ अ डोपामीन agonist. तो D1 रिसेप्टर्स जो होते हैं दे आर ऑल GS कपल्ड रिसेप्टर्स, और GS जो है वो आगे से क्या करती है, इंक्रीज़ करती है साइक्लिक AMP को, बिकॉज वो एक्टिवेट करती है एडेनाइल साइक्लेज को, एंड हेंस ऑल ऑफ दिस रिएक्शन इज़ प्रोड्यूस्ड. सिमिलरली जो हमारे बीटा-2 एगोनिस्ट होते हैं वो भी इसी तरह से in places where they are present they produce relaxation. Specifically they are present only in the skeletal muscle blood vessels, ये हमें याद है. जो बीटा एगोनिस्ट हैं उनका भी जो रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल है वो इसी प्रोसेस के थ्रू आता है, बिकॉज अगेन दे आर ऑल GS कपल्ड रिसेप्टर्स, दे इंक्रीज एडेनाइल साइक्लेज एंड हेंस साइक्लिक AMP. बीटा-2 एगोनिस्ट सिमिलरली जहाँ जहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल इन द स्केलेटल मसल ब्लड वेसल्स और इन दी रेस्पिरेटरी मसल, जहाँ पे भी वो रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, बाय कॉजिंग स्टिमुलेशन ऑफ GS कपल्ड रिसेप्टर्स. बीटा-2 जो है वो GS कपल्ड हैं एंड दे कॉज इंक्रीज इन दी साइक्लिक AMP, हेंस द रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स. सो इसी को अगर हम विजुअली देखें तो एनीथिंग दैट कॉजेज एन इंक्रीज इन द साइक्लिक AMP, जैसे बीटा-2 एगोनिस्ट हैं, सिमिलरली जैसे हमारे पास डोपामीन एगोनिस्ट हैं, all of these are GS coupled receptors and GS coupling से ये increase करते हैं adenyl cyclase enzyme को and hence they cause increase in the cyclic AMP. ये cyclic AMP causes inactivation of the myosin light chain kinase. अब देखिए हमने अभी ये बात की थी कि फॉस्फोरिलेशन मोस्टली एक्टिवेट करती है और डीफॉस्फोरिलेशन इनएक्टिवेट करती है, पर यहाँ पे ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है. आप देखेंगे मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो एंजाइम है हमारे पास, वो एंजाइम अगर फॉस्फोरिलेट हो जाती है तो वो इनएक्टिवेट हो जाती है. ठीक है, अगेन हमने ये डिफरेंस याद रखना है. जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज है वो हमारी एंजाइम है, और ये एंजाइम अगर फॉस्फोरिलेट हो जाए तो ये इनएक्टिवेट हो जाती है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड वी हैव द मायोसिन लाइट चेन्स. मायोसिन लाइट चेन्स जब फॉस्फोरिलेट होती हैं तो वो एक्टिव हो जाती हैं, और जब उनको हम डीफॉस्फोरिलेट करते हैं तो वो इनएक्टिवेट हो जाती हैं. इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हमने मिक्स नहीं करना, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है और रिपीटेडली रिवाइज करना है. सो हेयर मायोसिन लाइट चेन काइनेज इज फॉस्फोरिलेटेड एंड इनएक्टिवेटेड. अनदर मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन इज इंक्रीज्ड पोटेशियम इफ्लक्स. तो पोटेशियम चैनल्स जब ओपन होते हैं, पोटेशियम गोज आउट ऑफ द सेल, दिस कॉजेज हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द स्मूथ मसल मेम्ब्रेन. हाइपरपोलराइज्ड मेम्ब्रेन जो है वो क्लोज कर देती है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को. जब हम कहते हैं कि चैनल्स वोल्टेज गेटेड है, दैट मीन्स कि देयर इज़ अ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिस पे वो चैनल्स ओपन होंगे एंड देयर इज़ अ सर्टेन पोटेंशियल जिस पे वो क्लोज हो जाएंगे. सो हाइपरपोलराइजेशन कॉजेज क्लोजर ऑफ द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, और जब कैल्शियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं, कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं होता, तो उसकी वजह से स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज कैल्शियम इज़ वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स. So minoxidil and diazoxide are the drugs which act through this pathway. तो यहाँ पे आप देखेंगे anything that will cause the potassium efflux will cause closure of the calcium channels. ये जो calcium channels हैं ये close हो जाएंगे because of the membrane hyperpolarization. कैल्शियम जब सेल के अंदर नहीं आएगी, कैल्शियम एंड कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा. This complex is basically responsible for activation of myosin light chain kinase.
सो कैल्शियम अगर मायोसिन लाइट चेन काइनेज को एक्टिवेट नहीं करेगा तो आगे से फर्दर मायोसिन लाइट चेन्स एक्टिवेट नहीं होंगी एंड दे विल नॉट कॉज कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल. दिस इज़ हाउ वी हैव स्टॉप्ड द calcium mediated contraction by increasing the efflux of potassium. So हम लोगों ने 3 मेजर मैकेनिज्म्स देख लिए, इंक्रीज साइक्लिक GMP, इंक्रीज साइक्लिक AMP एंड पोटेशियम efflux. वन मैकेनिज्म दैट इज़ लेफ्ट हेयर इज़ द डिक्रीज्ड इंट्रासेल्युलर कैल्शियम, जिसको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ डिस्कस करेंगे. We will start off with hydrolazine. Hydrolazine is an oral vasodilator. Hydrolazine क्या करता है? It causes vasodilation by causing release of nitric oxide from the endothelium. नाइट्रिक ऑक्साइड ने आगे से क्या करना होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड का मैकेनिज्म इज़ रिलेटेड टू इंक्रीज इन दी साइक्लिक GMP. नाइट्रिक ऑक्साइड causes activation of guanylyl cyclase enzyme, and guanylyl cyclase in turn increases the level of cyclic GMP. And we remember कि उससे cyclic GMP increase होने से dephosphorylation हो जाती है मायोसिन लाइट चेन्स की, जिसकी वजह से relaxation प्रोड्यूस होती है. So इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होगा फार्माकोलॉजिकली? देयर विल बी vasodilation obviously because of relaxation of the vascular smooth muscles. Hence there will be a decrease in the peripheral vascular resistance and a decrease in the blood pressure. अगेन हम यहाँ रिविजन के लिए अपनी वो इक्वेशन लिख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, एंड कार्डियक आउटपुट इन टर्न इज इक्वल टू हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम. सो हियर वी आर बेसिकली डिक्रीजिंग दी पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से आप देखें कि हमने उस दिन भी ये बात डिस्कस की थी इन द प्रीवियस लेक्चर्स कि देयर इज़ अ वेरी फाइन बैलेंस बिटवीन दी हार्ट रेट एंड दी ब्लड प्रेशर, बिकॉज इन टर्न हमने कार्डियक आउटपुट को इक्वल रखना होता है. सो व्हेन एवर देयर इज़ अ डिक्रीज इन दी ब्लड प्रेशर देयर इज़ अ रिफ्लेक्स इंक्रीज इन हार्ट रेट. ठीक है जी. तो जब हम ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो ये जो रिफ्लेक्स इंक्रीज़ होती है हार्ट रेट में, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, which is one of the side effects of the of all the vasodilators. Also there will be sodium retention. क्यों? Because going back and revising the sympathetic axis जो हमने पूरी पढ़ी थी, उसमें क्या होगा कि when there will be a decrease in the blood pressure, तो बाकी कॉम्पनसेट करेंगे फैक्टर्स. ठीक है. बाकी फैक्टर्स कैसे कॉम्पनसेट करेंगे? हार्ट रेट बढ़ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? किडनीज़ को सिग्नल जाएगा कि जी देयर इज सम प्रॉब्लम, प्रेशर कम हो गया, तो किडनीज़ आगे से रेनिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देंगी, एंड रेनिन प्रोडक्शन से एल्डोस्टेरोन अल्टीमेटली स्टिमुलेट होगा, और एल्डोस्टेरोन विल कॉज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन. इसके अलावा हाइड्रोलाजिन का एक साइड इफेक्ट है कि इट कॉजेज हिर्सुटिज्म, विच इज़ दी हेयर ग्रोथ, एंड ल्यूपस लाइक सिंड्रोम, विच इज़ एन एलर्जिक फिनोमेना. सो हाइड्रोलाजीन बिकॉज इसका मैकेनिज्म नाइट्रिक ऑक्साइड डिपेंडेंट है. नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसको आगे से मीडिएटर्स चाहिए होते हैं, सेलुलर प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं जो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट कर जाते हैं. इस वजह से इसमें टेकीफाइलेक्सिस होता है. टेकीफाइलेक्सिस इज़ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ डिक्रीज्ड रिस्पॉन्सिवनेस. जो एक बहुत देर में एक रिस्पांस डिक्रीज़ करे उसे हम टॉलरेंस कहते हैं. बहुत क्विकली रिस्पांस डिक्रीज़ कर जाए तो वी कॉल इट टेकीफाइलेक्सिस, विच इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ द एग्जॉस्शन ऑफ सम इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स. कुछ है ही नहीं अवेलेबल, बीच में जिस फैक्टर ने काम करना था वो ख़त्म हो गया. जब तक वो नया नहीं बनेगा आपका इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता. सो हाइड्रोलाजिन को हम लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये शॉर्ट टर्म थेरेपी के लिए दिया जा सकता है. मिनॉक्सिडिल. Minoxidil is the other oral vasodilator. Minoxidil causes opening of the potassium channels. जब पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे तो हमारा जो मैकेनिज्म था पोटेशियम इफ्लक्स का वो एक्टिवेट हो जाएगा, विच विल रिजल्ट इन hyperpolarization of the membrane, and hyperpolarization will ultimately lead to calcium channel blockade, thereby causing relaxation, क्योंकि हमने calcium mediated mechanisms को block कर दिया. Again same mechanism, it is going to cause reflex tachycardia and fluid retention because of increased compensatory responses. ये सब जो है ना इनको हम कहते हैं ये compensatory responses होते हैं. How does our body compensate for the sudden decrease in blood pressure that we have produced? जब हमने दोबारा उस equation को revise किया, heart rate into stroke volume into peripheral vascular resistance, तो देखिए हमने एक फैक्टर को सडनली बहुत ज़्यादा जब डिक्रीज़ किया तो बाकी दोनों फैक्टर्स ने रिएक्ट किया. हमारी बॉडी हर एक्शन को रिएक्ट करती है.
So reflex tachycardia and fluid retention are a reflex, a reaction, they are produced against the sudden decrease in peripheral vascular resistance caused by our drug. अच्छा, minoxidil is a special drug because minoxidil causes hypertrichosis. Hypertrichosis क्या होता है? It is increased hair growth. ठीक है, अब अक्सर एग्ज़ाम क्वेश्चंस इसमें से इस तरह से पूछे जाते हैं कि इज़ इट अ गुड थिंग और इज़ इट अ बैड थिंग. तो ये डिपेंड करता है कि ये किस तरह के पेशेंट्स में यूज़ किया जा रहा है. ज़ाहिर है कि फॉर फीमेल्स अगर इंक्रीज्ड हेयर ग्रोथ होती है तो दैट कैन बी अ साइड इफ़ेक्ट क्योंकि वो कॉस्मेटिकली अपीजिंग नहीं होती. बट ऑन द अदर हैंड वी हैव दी मेल्स जिनके अंदर मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है और उसके लिए मिनॉक्सिडिल को अब अनऑफिशियली स्प्रेज मिलते हैं, सॉल्यूशंस मिलते हैं और उसको स्कैल्प पे अप्लाई करने के लिए दिया जाता है टू इंक्रीज द हेयर ग्रोथ. और it has been successfully used for that purpose as well. So yes, when used in males who have got baldness, this drug can be this can be a positive effect. So नाइट्रोप्रोसाइड जो है हमारे पास ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में यूज़ होता है. क्यों? क्योंकि ये एक पैरेंट्रल वेज़ोडाइलेटर है, बहुत स्ट्रॉन्ग वेज़ोडाइलेटर है, आर्टरीज और वेन्स दोनों को करता है डायलेट. ठीक है. अगेन नाइट्रोप्रोसाइड कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ ग्वानिलिल साइक्लेज एंजाइम और ग्वानिलिल साइक्लेज जो है ये इसकी डुअल एक्टिवेशन करता है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ कराती है, वो इन टर्न ग्वानिलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करती है और ये डायरेक्टली भी एंजाइम को स्टिमुलेट करता है. एंड देन ग्वानिलिल साइक्लेज इन टर्न कॉजेज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द साइक्लिक GMP विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेज़ोडाइलेटरी इफेक्ट. अच्छा जी, अब नाइट्रोप्रोसाइड के साइड इफ़ेक्ट क्या है कि नाइट्रोप्रोसाइड का जो मॉलिक्यूल है ना, व्हेन इट ब्रेक्स डाउन तो उसमें से साइनाइड प्रोड्यूस होता है और ये साइनाइड की एक्यूमुलेशन वी ऑल नो कि टॉक्सिक हो सकती है. हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड? कि अगर आप किसी पेशेंट को हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में नाइट्रोप्रोसाइड दे रहे हैं, यू शुड साइड बाय साइड गिव दैट पेशेंट सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइड्रोक्सीकोबालामीन विच आर द एंटीडोट्स टू साइनाइड. दे रेंडर द साइनाइड प्रोडक्ट हार्मलेस बिफोर इट एक्यूमुलेट्स in an amount that can be toxic to the patient. अच्छा, नाइट्रोप्रोसाइड का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये कि ये सुवेयर हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है. एंड दैट इज़ द रीज़न कि इसको सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसीज़ में ही यूज़ किया जाता है. ये रेगुलरली आउटडोर पेशेंट्स को आप नहीं देते. ठीक है. सो इसके मैकेनिज़्म को अगर हम डिटेल में देखें तो नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर हम देखे हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ग्वानिलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करती है. ग्वानिलिल साइक्लेज साइक्लिक GMP बनाती है. उधर से आगे का सारा मैकेनिज्म वो है जो हम पढ़ चुके हैं कि इट कॉजेज डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ द मायोसिन लाइट चेन्स एंड देन रिलैक्सेशन ऑफ द वैस्कुलर स्मूथ मसल. ठीक है. यहाँ पे हम एक चीज़ और भी कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई कर लेते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना वो दो तरह के मॉलिक्यूल्स हमें दे सकते हैं. ठीक है. वन आर दी एक्सोजीनस मॉलिक्यूल्स. एक्सोजीनस मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि वो अपने साथ नाइट्रिक ऑक्साइड कैरी करके लेके आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोप्रोसाइड है. ठीक है. नाइट्रोप्रोसाइड है या नाइट्रेट्स हैं, जो नाइट्रेट कंपाउंड्स हैं, ये सब क्या है कि ये इनके अपने अंदर नाइट्रोजन मौजूद है. ठीक है. तो जब ये हमारी बॉडी में आते हैं तो बाय एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम ये नाइट्रेट्स के अंदर से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होता है. ठीक है. ये जो एक्सोजीनस सोर्स होता है ना हमारे पास, ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता जाएगा, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता जाएगा. ये ज़्यादा जाहिर है कि एफिशिएंट होता है. ठीक है. अगर कोई चीज़ सोली इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि वो हमारे अपने एंडोथेलियल सेल्स में से पहले नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसाइज करे और फिर वो नाइट्रिक ऑक्साइड जाके ग्वानिलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करो, तो दैट मीन्स कि यहाँ बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर आ जाता है कि क्या हमारे पास इतना आर्जिनिन है, इतनी एंजाइम है कि हम इतना सफिशिएंट नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर लें. इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं एंडोजिनस. जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ड्रग्स हैं जो एंडोजिनस नाइट्रिक ऑक्साइड यूज़ करती हैं, जैसा कि हाइड्रोलाजीन है. ठीक है. हाइड्रोलाजीन के अपने पास कोई नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है. हाइड्रोलाजीन will cause activation of eNOS, activated synthesis of nitric oxide within our own body, and that nitric oxide will then cause activation of guanylyl cyclase. बट जाहिर है कि अगेन दैट इज़ द रीज़न कि वो उसका एक्शन बहुत लिमिटेड होता है बिकॉज हमारी बॉडी एक हद तक उसको नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोवाइड करेगी एंड देन कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स विल टेक ओवर. हमारे पास इतना ज़्यादा अगर रॉ मटेरियल, इतने ज़्यादा अमाइनो एसिड्स नहीं होंगे हाइड्रोलाजीन को देने के लिए तो हम नहीं देंगे एंड द एक्शन ऑफ द ड्रग विल स्टॉप.
That is why nitroprusside is much more effective, because it is carrying its own nitric oxide as well as it is causing direct stimulation of the enzyme. So nitroprusside is an extremely strong vasodilator that is acting through the mechanism of increased cyclic GMP mediated relaxation. Diazoxide also causes prevention of smooth muscle contraction by opening of the potassium channels, again causing membrane hyperpolarization, which will cause blockade of the calcium channels. So ये एक्सेसिव हाइपोटेंशन कॉज करता है. स्ट्रोक और एमआई के पेशेंट्स में कहा जाता है कि इसको बहुत अवॉइड किया जाए इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में. वाई? बिकॉज सडन डिक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर जो बहुत ज़्यादा है ना, उसकी वजह से जो कॉम्पनसेटरी टेकिकार्डिया होगा और साथ में जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा इंक्रीज़, उसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होगी. हो सकता है कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स जो है वो इसको टॉलरेट ना कर सकें. ऑल्दो all of the drugs, all of the vasodilators are going to cause this phenomena, but diazoxide itself is notorious because ये sudden change cause करती है, and maybe the ischemic heart disease patients will not be able to tolerate that sudden change. Another effect of diazoxide is that it inhibits the release of insulin from the pancreas, जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इसके हाइपोटेंसिव इफेक्ट से. एंड फॉर दिस पर्पस इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया इन द पेशेंट्स हु हैव गॉट इंसुलिनोमास. तो इंसुलिनोमास के पेशेंट्स में भी हम डायजोक्साइड प्रिस्क्राइब करते हैं, बट दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू इट्स एक्शन इन द हाइपरटेंशन. सो जस्ट लाइक ऑल द अदर ड्रग्स, इसने कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स के थ्रू सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन भी करानी है और टेकिकार्डिया भी कराना है. Summarizing all the mechanisms of vasodilators, we know that the vasodilation can be achieved through reduction of calcium influx by calcium channel blockers. इसको हम next video में discuss करेंगे. The next mechanism is release of nitric oxide from the drug or from the endothelium, which ultimately either way causes increase in the cyclic GMP and hence cyclic GMP mediated vasorelaxation. Or there can be hyperpolarization of the vascular smooth muscles, which is mainly through the opening of the potassium channels. Or there can be activation of the dopamine receptors, or there can be activation of the beta 2 receptors. All of these will ultimately cause GS coupled increase in adenyl cyclase activity and hence increase in cyclic AMP and cyclic AMP mediated inactivation of the myosin light chain kinase. So this is the end of the vasodilators. In the next video, we will discuss the calcium channel blockers in detail. Until then, if you have any questions, please comment and keep following, and please subscribe and share. Thank you.